C12H22 H22O11 लिखा है, इसको केन शुगर या सुक्रोज बोलते हैं। क्लियर है ना? C6H12O6 को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए CO2 का हमको निकालना है भाई। CO2 का निकालना है हमारा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल का मास इन AMU। तो बताइए कार्बन का मास कितना होता है? 12 क्या AMU प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 AMU। तो बताइए कितना हो जाएगा? 44 AMU। तो CO2 का मास कितना होता है? 44 AMU। किसी को डाउट नहीं है? जैसे N2O का देखिए, तो क्या लिखा जा सकता है? 2 इंटू नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 क्या यूनिट के साथ में बोलिए 14 AMU प्लस क्या 16 AMU। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 44 AMU। तो याद रखिएगा CO2 का जो मास होता है और N2O का मास बराबर होता है। तो कैलकुलेशन करने के लिए आपको जरूरत पड़ सकता है। तो जो CO2 का मास होगा वही किसका मास होगा? N2O। H2SO का याद होता है क्या भाई? तो बताइए क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 AMU प्लस सल्फर का 32 AMU प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का 16 AMU। बोलिए कितना आता है? 98 AMU। उसी प्रकार ग्लूकोज का जो मास होता है वो कितना होता है? 180 AMU। उसी तरह सुक्रोज का जो मास होता है 342 AMU। मतलब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मतलब बहुत सारा मास जो ये कॉमन है तो बार बार यूज होते हैं, उनका मास आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। और ये जो मॉलिक्यूल है और इनका जो मॉलिक्यूल का मास निकल रही है वो किस में निकल रही है? मैं आपको बताया था कि छोटा छोटा यूनिट को मेजर करते हैं किस में? किस यूनिट में? AMU में। क्या आपको एटम दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है। आप बोलते हैं ऑक्सीजन का मास जो होता है वो 16 ग्राम। क्या ये बोलना सही है गलत है? क्या एक ऑक्सीजन आपको दिखाई देता है? ऑक्सीजन एक एटम है, दिखाई नहीं देता है। तो क्या ग्राम 16 ग्राम तो हम मेजर कर सकते हैं? तो जो एटम दिखाई नहीं देती हैं, जो मॉलिक्यूल दिखाई नहीं देता है, पानी का एक मॉलिक्यूल का मास कभी बताओ 32 वाटर का एक मॉलिक्यूल, वाटर का एक ड्रॉपलेट जो है जैसे H2O है, इसका एक मॉलिक्यूल का मास कोई कोई 18 ग्राम बोलता है। क्या ये सही है गलत है? गलत है। कितना होगा? 18 AMU। मतलब जो यूनिट छोटी होती है उनको मेजर करते हैं हम लोग AMU में। क्या यहाँ पे किसी को डाउट नहीं है? नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा स्पीड जल्दी जल्दी कॉपी करना है। कॉपी हो गया होगा। डिवीजन का मतलब क्या? 12 यूनिट होती है क्या? अब हम लोग पढ़ रहे हैं मोल होता है। एक मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 यूनिट होता है। समझ में आ रही है ना? एक मोल में कितना यूनिट होता है बताइए? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 यूनिट। क्या क्लियर है क्या? अगर हम लोग बोलेंगे इतना सारा यूनिट, अगर इतना सारा यूनिट को हम लोग क्या नाम देंगे भाई? एक मोल, 1 मोल। क्लियर है ना? अच्छा, 1 मोल को डिफाइन कैसे करेंगे? कैसे पता चलेगा कि 1 मोल में इतना सारा यूनिट होता है? इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। कॉपी कर लीजिए। 1 स्क्वायर यूनिट में इतना सारा यूनिट, 1 ग्रॉस में 144 यूनिट। उसी प्रकार 1 मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 यूनिट। समझ में आ रही है? चलिए अब लिखेंगे 1 मोल क्या है। तो लिखिए 1 मोल। 1 मोल क्या है? तो यहां में लिखेंगे 1 मोल। ठीक है भाई। 1 मोल रिप्रेजेंट, लिखिए 1 मोल रिप्रेजेंट, 1 मोल रिप्रेजेंट that amount of substance, 1 mole represent that amount of substance which contain as many entities, which contain as many entities as there are atom, as there are atom in as there are atom in 12 gram of C12, 12 ग्राम ऑफ C12। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। 1 मोल रिप्रेजेंट दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एज मेनी एंटिटीज एज देयर आर एटम इन 12 ग्राम ऑफ C12। मतलब ये इसका क्या मतलब है भाई? देखिए
12 ग्राम कार्बन का जो कौन सा आइसोटोप लेना है, C12 लेना है, और उस C12 का 12 ग्राम लीजिए, उसमें जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे वही हमारा 1 मोल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना? जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे भाई थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जैसे हमारे पास में एक घर बनाया गया, ये ब्रिक्स है, ठीक है भाई, और यहाँ में आप बताइए टोटल जो मास है, जो टोटल मास है वो है 9 kg। कितना है भाई? 9 kg। ये टोटल मास कितना है? 9 kg। और टोटल मास है हमारा 9 kg। उसके बाद मास ऑफ वन ब्रिक जो है, मास ऑफ वन ब्रिक, जो एक ब्रिक का मास है वो 1 kg है। तो आपको बताना है इसमें कितने ब्रिक लगे होंगे। मतलब सारे ब्रिक आइडेंटिकल है और एक ब्रिक का मास कितना है भाई? 1 kg है, और टोटल मास है कितना? 9। तो नंबर ऑफ ब्रिक कैसे निकालेंगे? अरे भाई सोचो कि 9 ब्रिक लगा होगा, एक ब्रिक का मास 1 kg है, तो 9 लगा होगा तभी ना 9 हो जाएगा, है कि नहीं? तो नंबर ऑफ ब्रिक जो होगा, क्या नंबर ऑफ जो ब्रिक होगा भाई, क्या वो ऐसा हो जाएगा क्या? टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन ब्रिक। क्या समझ में आ रही है क्या? टोटल मास को एक ब्रिक का मास से डिवाइड कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ ब्रिक कितने हैं। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? रिस्पॉन्स करना है, हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। ध्यान दीजिए इधर। अब हमने क्या लिया यहाँ में, देखिए थोड़ा सा समझिएगा भाई। हमने लिया ठीक है, यहाँ में देखिए हमने लिया 12 ग्राम ऑफ C12। ठीक है, 12 ग्राम किसका लिया भाई? C12 का लिया। इसमें बहुत सारे एटम होंगे, और मैंने देखो 1 मोल का डिफिनीशन को समझिए। 1 मोल क्या है? 1 मोल क्या बोलता है कि C12 का 12 ग्राम में जितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होता है वही उतना ही एंटिटीज हमारी 1 मोल में होती है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? C12 का 12 ग्राम में जितना नंबर ऑफ एंटिटीज होता है, सेम एंटिटीज 1 मोल में होता है। क्लियर है क्या? तो अगर हम लोग यहाँ में इसमें बताइए, अगर हम लोग यहाँ से नंबर ऑफ एटम निकाल ले, क्या निकाल ले भाई बताइए? नंबर ऑफ एटम निकाल ले, तो क्या जो नंबर ऑफ एटम होगा क्या वही हमारा 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा? भाई डिफिनीशन, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन क्या बोलता है कि 12 ग्राम C12 का 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे उतने ही हमारे 1 मोल में एंटिटीज होती है। मतलब अगर इसमें अगर x एटम निकल जाता तो 1 मोल x के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रही है क्या? तो अब हम लोग इसमें क्या निकालने वाले हैं? नंबर ऑफ एटम निकालने वाले हैं। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ एटम निकालने वाले हैं, इसलिए आपको ये बताया गया है ताकि आप देखिए एक एटम निकालना है। तो बताइए टोटल एटम का मास को एक एटम के मास से डिवाइड कर दें तो क्या हमारा नंबर ऑफ एटम निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? भाई इसका टोटल मास को एक एटम का मास से डिवाइड कर दें तो क्या हमारा नंबर ऑफ एटम निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? जैसे यहाँ में नंबर ऑफ ब्रिक निकाल रहे थे, उसी प्रकार यहाँ में नंबर ऑफ एटम निकालेंगे। उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या भाई? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बताइए मास ऑफ, टोटल मास कितना है? अरे भाई C12 का आपने टोटल कितना लिया? 12 ग्राम। तो टोटल मास कितना हो जाएगा बताइए? मास हो जाएगा, टोटल मास में लिख देता हूं। बताइए टोटल मास हमारा कितना है? आप बताइए टोटल मास कितना है भाई? 12 ग्राम। ठीक है, 12 ग्राम है। अच्छा अब बताइए एक एटम का मास, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। क्या मैं बोला था कि स्पेक्ट्रोमीटर से आप लोग छोटा छोटा एक एक एटम का मास को भी निकाल सकते हैं? और आपको निकाल के कल बताया गया था C12 का एक एटम का मास कितना होता है? कितना होता है भाई? बोलिए बोलिए कितना होता है? हाँ पढ़ेंगे नहीं। 1.992648 इंटू 10⁻⁻20 इतना होता है कि नहीं होता है? बोलिए। एक एटम का मास जो होता है हमारा क्या इसके बराबर होता है कि नहीं होता है? बोलिए किसके बराबर होता है? 1.992648 इंटू 10⁻23 ग्राम के बराबर होता है कि नहीं होता है? कब याद होगा ये बताइए। तो यहाँ में बताइए नंबर ऑफ एटम निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम को मैं लिख सकता हूँ टोटल मास, क्योंकि देखो ये 12 ग्राम है। टोटल मास हमारे पास कितना है? 12 ग्राम, डिवाइडेड बाई मास ऑफ
1 एटम ऑफ C12। किसी को डाउट नहीं है? नहीं है ना भाई। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, टोटल मास कितना है? 12 ग्राम। टोटल मास कितना है? 12 ग्राम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ में लिख सकते हैं 12 ग्राम। अब देखिए टोटल मास हमारे पास कितने हैं भाई? 12 ग्राम। टोटल मास है 12 ग्राम, और मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना है बताइए? 1 पॉइंट कितना? 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 है कि नहीं है भाई? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ में देखिए तो इतना हो जाएगा। बताइए क्या ये भी ग्राम होगा? क्या ग्राम से ग्राम कट जाएंगे? कट जाएंगे ना। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अच्छा बताओ, अगर ये नीचे 1.9926 होता, क्या इसको अप्रोक्सीमेट अगर हम लोग 2 मानते हैं तो 2 को 12 से डिवाइड करते तो वैल्यू कितनी आती? 6। कितनी आती भाई? 6 आता कि नहीं आता? आता। लेकिन क्या ये वैल्यू एग्जैक्ट 2 है या 2 से कम है? 2 से कम है। अगर ये डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है तो न्यूमरेटर ओवरऑल बढ़ जाएगा, तो वैल्यू एग्जैक्ट 6 नहीं आके 6 से थोड़ा बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये जो वैल्यू आ रही थी भाई, वो आ रहा था 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब अगर हम लोग ध्यान से देखिए, ये क्या है? मास, नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ C12। C12 का 12 ग्राम में कितने एटम प्रेजेंट है? कितने एटम प्रेजेंट है बताइए? 6.022 इंटू 10⁻23। और अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन कि C12 का 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं उनको नाम दिया जाएगा मोल। क्या नाम दिया जाएगा? मोल। इसका ये मतलब है कि एक मोल में इतने सारा नंबर होगा, इतना सारा एंटिटीज होगा। अगर आप लोग C12 का 12 ग्राम लाएंगे ना भाई, C12 का अगर आप लोग 12 ग्राम लेंगे तो उसमें इतने ही एटम रहेगा। मतलब कार्बन C12 का, मतलब आपने क्या किया? C12 का 12 ग्राम लाया, इतना ही एटम होगा। मतलब ये एटम चेंज नहीं हो सकता, ये एटम एक कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो इसका नाम दिया गया एवोगेड्रोस कांस्टेंट। क्या नाम दिया गया? एवोगेड्रो कांस्टेंट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगेड्रोस कांस्टेंट। और इस एवोगेड्रोस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? उसके लिए एक सिंबल बनाया गया, और वो सिंबल क्या है? Na। क्या है भाई? Na। या इसको हम लोग लिखते हैं N0। अब ध्यान दीजिएगा, कोई कोई स्टूडेंट Na लिख देगा तो ये सोडियम का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, तो A जो होगा वो कैपिटल A होगा। समझ में आ रही है क्या? तो आपने क्या समझा? आपने यही समझा, ध्यान दीजिए, यहाँ में मैं बॉक्स बना के लिख देता हूँ। आपने ये समझा कि 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। और इसी को हम लोग रिप्रेजेंटेशन में क्या लिखेंगे? क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या कॉपी कर लीजिए। डिफिनीशन से आपको क्लियर हो रहा होगा। और थोड़ा सा जो लिखने का स्पीड है वो थोड़ा सा आपको बढ़ाना है। ठीक है, हाँ, 2 काम करनी है। आपको अभी बेसिक लग रहा होगा, कुछ दिन कल की क्लास तक बेसिक लगेगा। उसके बाद जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि ये कहाँ से आया, कैसे हुआ, तब तक मोल कंसेप्ट का एक एक क्वेश्चन ऐसा है जो सॉल्व करने में बहुत मुश्किल आ सकती है। इसलिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैं चाहता तो शुरुआत डायरेक्टली मोल कंसेप्ट से कराता। मोल को निकालने के लिए 3 फॉर्मूला ऐसे ऐसे कर सकते थे, लेकिन आपको पूरा बेसिक से सिखाया जाएगा। मतलब जब भी बोला जाए 1 मोल तो क्या दिमाग में आएगा इमेज? 1 मोल का मतलब कितना? 6.022 इंटू 10⁻23। अगर एटम लेंगे तो उतना एटम, मॉलिक्यूल लेंगे तो उतना मॉलिक्यूल, आयन लेंगे तो उतना आयन। समझ में आ रही है क्या? एक मोल का मतलब इतना सारा नंबर होता है। और उसको हम लोग शॉर्ट में क्या भी लिख सकते हैं? Na। क्या लिखेंगे? Na। एक मोल मतलब Na। एक मोल एटम में Na एटम, एक मोल आयन में Na आयन। समझ में आ रही है ना? ठीक है, कॉपी हो गया क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम लोग देखेंगे, जैसे मान लो लिखा है, एग्जाम्पल से देखिए भाई। अगर लिखा है फॉर, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मान लो लिखा है 1 मोल ऑक्सीजन एटम। अच्छा बताइए, 1 मोल ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब कितने सारे एटम हो जाएंगे? तो आप बोलेंगे 6.022। अच्छा, क्या कैलकुलेशन के लिए मैं शॉर्ट में 6.02 भी यूज करूंगा तो वैल्यू लगभग सेम ही आएगी। 6.02 6.02 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा क्या भाई? जैसे मान लो लिखा है 1 मोल ऑफ
वाटर, वाटर क्या है? मॉलिक्यूल है। तो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में कितने सारे वाटर के मॉलिक्यूल हो जाएंगे भाई? 6.02 इंटू 10⁻23, इतने हमारे पास क्या हो जाएंगे? मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। किसके? पानी के। ठीक है, अगर उसी प्रकार मैं लिखूं 1 मोल ऑफ के प्लस आयन, तो एक के प्लस आयन में, 1 मोल के प्लस आयन में कितने सारे के प्लस आयन होंगे बताइए? 6.02 इंटू 10⁻23, इतना आयंस होगा किसका? के प्लस का। अब उसी के बाद आपको नोट में ध्यान देना है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कभी कभी लिखा होता है ग्राम एटम, कभी कभी लिखा होता है ग्राम मॉलिक्यूल, कभी कभी लिखा होता है ग्राम आयन। इसका क्या मतलब है? तो जब भी लिखा जाए देखिए, ग्राम, ग्राम एटम, या लिखा जाए ग्राम मॉलिक्यूल, या लिखा जाए ग्राम आयंस, ठीक है, तीनों का मतलब मोल होता है। तीनों का मतलब क्या होता है भाई? मोल। तीनों का मतलब क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। जब भी लिखा जाए ग्राम एटम, क्या लिखा जाए? ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, तो ये तीनों का मतलब क्या हो जाएगा? मोल। इसका मतलब मोल है। ग्राम एटम का मतलब मोल है, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल है, ग्राम आयन का मतलब मोल है। लेकिन याद रखिएगा, ग्राम एटम के बीच में कोई और वर्ड इंसर्ट नहीं होनी चाहिए। अभी नहीं कि ग्राम, ग्राम और एटम का बीच में सिर्फ और सिर्फ हाइफन हो सकता है। अब इसके बीच में और कुछ लिखेगा, इसका वो मतलब मोल नहीं होगा। ठीक है, अगर सिर्फ लिखा है ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, एक डैश लिखा है, तो समझ लेना वो मोल के बारे में बोल रहा है। लेकिन ग्राम एटम के बीच में पूरा कहानी लिखा हुआ है, तो हम लोग उसको क्या कंसिडर नहीं कर सकते हैं? मोल कंसिडर नहीं करेंगे। समझ में आ रही है? कॉपी कर लीजिए। ऑफ पोटेशियम एटम, एक में लिखा गया है, देखिए दो स्टेटमेंट है, 2 ग्राम ऑफ पोटेशियम एटम, दूसरा में लिखा गया है 2 ग्राम एटम ऑफ पोटेशियम। दोनों में क्या डिफरेंस है? इसका मतलब होगा, इसका मतलब होगा क्या? देखिए देखिए, ग्राम एटम के बीच में कुछ और इंसर्ट हो जाएगा, उसका मतलब मोल नहीं होगा। इसका ये मतलब होगा कि मास ऑफ पोटेशियम कितना है? 2 ग्राम है। पोटेशियम का मास कितना हो गया? 2 ग्राम। लेकिन जब भी लिखा जाए ग्राम एटम, तो उसको बॉक्स बनाइए, उसको लिख लीजिए मोल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 मोल ऑफ पोटेशियम। तो जब भी ग्राम एटम एक साथ में लिखा जाए, उसको आप क्या समझेंगे? मोल समझेंगे। लेकिन ग्राम एटम के बीच में कुछ और कहानी लिखा जाए, तो वो मोल के बराबर नहीं होगा। समझ में आ रही है ना? जैसे यहाँ में देखिए क्या लिखा है, 2 ग्राम ऑफ पोटेशियम एटम। 2 ग्राम ऑफ पोटेशियम एटम, इसका मतलब क्या होगा? इस पोटेशियम एटम का जो मास है वो 2 है। समझ में आ रही है ना? लेकिन ग्राम एटम एक साथ में लिखेगा, इसका मतलब है कि 2 मोल पोटेशियम है। समझ में आ रही है? तो ग्राम एटम एक साथ में लिखा जाए तो मोल समझेंगे। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? क्या बोलते हैं भाई? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, इसको शॉर्ट में लिखेंगे GAM, ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा? देखिए, जो एटम का मास होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ग्राम एटॉमिक मास क्या है? अभी मैं इसका डिफिनेशन भी लिखाऊंगा। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है कि एक एटम का जो मास होता है। अच्छा बताइए, एक एटम का मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? एएमयू। एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है भाई? एएमयू। मतलब एक एटम का जो मास होगा वो एएमयू में होगा। उस एएमयू यूनिट को रिप्लेस कर दिया जाए, किससे रिप्लेस कर दिया जाए? ग्राम से रिप्लेस कर दिया जाए, तो बन जाता है ग्राम एटॉमिक मास। इसका मतलब होता है, देखिए, एटॉमिक मास का मतलब होता है एक एटम का मास को एटॉमिक मास बोलते हैं। लेकिन ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है 1 मोल एटम का मास को ग्राम एटॉमिक मास बोला जाता है। मतलब मास ऑफ एन एटम, एन एटम का मास को क्या बोला जाता है? ग्राम एटॉमिक मास। समझ में आ रही है ना भाई? जैसे अभी देखिए, अभी डिफिनेशन लिखाऊंगा, अभी पहले डिफिनेशन लिखिए, उसके बाद मैं समझाता हूँ। अच्छा, ग्राम एटॉमिक मास का जो यूनिट होगा भाई, वो क्या होगा? ग्राम पर मोल, या इसको कैसे लिखेंगे? ग्राम पर मोल माइनस। अच्छा, क्या मोल को MOL ही लिख सकते हैं, MOL लिख सकते हैं क्या? दोनों बात सही है ना? एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंट है उसका, एक SI यूनिट हो जाएगा, एक दूसरा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दोनों का मीनिंग सेम है। तो लिखिए इसके बारे में, व्हेन वी यूज द व्हेन यू व्हेन वी यूज द न्यूमेरिकल
value of atomic mass, when we use the numerical value of atomic mass with the unit gram, with the unit gram, with the unit gram, then it become, then it become, then it become ग्राम एटॉमिक मास, GAM शॉर्ट में लिख दीजिएगा, देन इट बिकम ग्राम एटॉमिक मास एंड इट रिप्रेजेंट, and it represent, and it represent the mass of, it represent the mass of Na atom, mass of Na atom, ब्रैकेट में लिख के लिख लीजिएगा 1 मोल एटम, 1 मोल एटम, क्लोज ब्रैकेट, इन ग्राम। समझ में आ रही है ना? तो मतलब क्या बोला गया है, अभी इस डिफिनीशन में आते हैं। जो एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास होता है उसका यूनिट को ग्राम में ले लेते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है कि Na एटम का मास है या 1 मोल एटम का मास को क्या बोला जाता है, ग्राम एटॉमिक मास। अच्छा थोड़ा सा इसको भी ध्यान दीजिएगा भाई। अच्छा अगर मैं बोलूं 1/Na, Na का मतलब तो आपको समझ में आ गया, Na इज द एवोगेड्रोस नंबर और उसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अच्छा देखो कभी कभी कैलकुलेशन में इसका जरूरत पड़ेगा तो थोड़ा सा आपको याद भी होना चाहिए। अच्छा बताइए Na को क्या लिखा जा सकता है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 लिखा जा सकता है क्या? और जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1.66 इंटू 10 की पावर -24। मतलब आप बोल सकते हैं कि 1/Na का वैल्यू कितनी होती है 1.66 इंटू 10 की पावर -24। अगर समय है तो डिवाइड करिए, वैल्यू इतना ही आएगा। क्लियर है ना? अच्छा आप लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं क्या बताइए कि 1 AMU का मतलब कितना होता है? 1 AMU का मतलब कितना, 1 AMU में कितना ग्राम? देखो 2-3 दिन के बाद ये हाल है तो 1 साल के बाद क्या होगा खुद सोच सकते हैं। देखिए 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, क्या 1 AMU का मतलब इतना ग्राम होता है क्या भाई? और इतना ग्राम का मतलब क्या 1/Na लिखा जा सकता है क्या? तो क्या मैं 1 AMU को क्या 1/Na ग्राम लिख सकता हूं? बोलिए, लिख सकता हूं क्या भाई? देखो इतना 1.66 इंटू 10 की पावर -24 को क्या 1/Na लिखा जा सकता है? और 1 AMU में इतना सारा ग्राम, तो क्या इतनी सारी वैल्यू को मैं 1/Na लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं। मतलब 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। ये कैलकुलेशन में जरूरत होगा, 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, आपको डायरेक्टली याद होगा, कैलकुलेशन में यूज करना करना है। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं भाई? ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो हम लोग नहीं हुआ है, जो हम लोग डिफिनेशन पढ़ रहे थे ग्राम एटॉमिक मास का, उसका एक एग्जांपल से हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया होगा शायद, हो गया ना? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, देखिए अगर मैं बोलूं, ध्यान दीजिएगा भाई, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, बताइए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन बताइए कितना है? 16 क्या, 16 AMU, हमेशा यूनिट के साथ में बोलिए 16 AMU। ठीक है, समझ में आ रही है ना भाई? इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है, बताइए कितने एटम का मास है? एक एटम का, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना है? 16 AMU। मैं बोल सकता हूं इसका मतलब है कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का एटम का मास कितना है भाई? 16 AMU। समझ में आ रही है ना? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब हम लोग बात कर रहे थे ग्राम एटॉमिक मास, तो ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा भाई? देखिए ग्राम एटॉमिक मास का डिफिनेशन देखिए, ग्राम एटॉमिक मास
ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा? मैं बोला था कि जो एटॉमिक मास है उसका जो एटॉमिक मास का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये जो 16 है वो क्या है बताइए? न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ये एमयू उसका क्या है भाई? यूनिट है। तो मैंने बोला था कि जो एटॉमिक मास का न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके साथ में क्या यूज कर दीजिए? ग्राम यूज कर दीजिए, मतलब 16 ग्राम। मैंने बोला था कि जो हमारा एटॉमिक मास का जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उसके साथ में अगर हम लोग ग्राम यूज कर देते हैं तो हमारा बन जाता है ग्राम एटॉमिक मास। समझ में आ रही है ना? ये ग्राम एटॉमिक मास किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई? इसका मतलब क्या है? मास ऑफ Na एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का एक एटम का मास नहीं है, Na एटम का मास है। Na एटम को क्या मैं बोल सकता हूं क्या? 1 मोल। Na एटम मतलब 1 मोल, मतलब 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास को ग्राम एटॉमिक मास बोला जाता है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 16 ग्राम। मैं और आपको अच्छा से डिटेल में समझाऊंगा। बोलो यहाँ तक समझ में नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? जो ग्राम एटॉमिक मास है वो ग्राम में होगा, कैसे होगा अभी बताया जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? मतलब जो एटॉमिक मास का न्यूमेरिकल वैल्यू है, एटॉमिक मास का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो 16 हो गया, जैसे नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा? तो तुम सोचो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14 AMU। उस AMU को मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 14, उसके साथ में ग्राम यूनिट लगा दीजिए, हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। समझ में आ रही है ना? और वो ग्राम एटॉमिक मास कितने एटम का मास है बताइए? Na एटम का मास है, मतलब 1 मोल एटम का मास है। क्या आप समझ पा रहे हैं? जैसे अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कॉपी कर लीजिए भाई इसको। अच्छा इसका तो मैं प्रूव भी कर दूं, थोड़ा सा एक बार यहाँ में देखिए भाई, थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिए उसके बाद कॉपी करिएगा। अच्छा बताओ, ऑक्सीजन का एक एटम का मास क्या है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एटॉमिक मास का मतलब होता है एक एटम का मास। थोड़ा सा बोर्ड पे देखो, बाद में कॉपी करिए भाई। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ क्या भाई? देखो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, बताइए ऑक्सीजन का एक एटम का मास 16 AMU। बोलो क्लियर है क्या भाई? और बताइए एक AMU में 1/Na ग्राम, एक AMU में 1/Na ग्राम। तो टेंशन में आ गया, 1 AMU में इतना ग्राम है कि नहीं? 1 AMU में कितना ग्राम बोलिए? 1/Na ग्राम। तो देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 16 इंटू 1/Na ग्राम। बोलो लिख सकता हूं क्या? क्या मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब 16/Na ग्राम? बोलिए क्लियर है क्या? मतलब मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन मतलब 16/Na ग्राम। क्लियर है क्या? मतलब एक एटम का मास इतना है, तो हमको Na एटम का मास निकालना है। कितना एटम का मास निकालना है? Na एटम का। अरे भाई एक एटम का मास इतना है तो Na एटम का मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि मास ऑफ Na एटम ऑफ ऑक्सीजन, बताइए क्या लिखा जाए? 16 इंटू 1/Na मल्टीप्लाई बाई Na, इतना ग्राम हो जाएगा। इसका मतलब 16 ग्राम हो जाएगा। और Na एटम का मास का मतलब 1 मोल एटम का मास, और वही 1 मोल एटम का मास ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। समझ में आ रही है क्या भाई? तो देखिए, मास ऑफ Na एटम ऑफ ऑक्सीजन, या इसी को Na एटम का जगह में हम लोग 1 मोल एटम बोल सकते हैं। समझ में आ रही है ना भाई? तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है। ग्राम एटॉमिक, देखो यहाँ से भी वैल्यू 16 आ रही थी ना, यहाँ से भी वैल्यू तो 16 ही आ रही है। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो एटम का मास होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में ग्राम लगा देना है। किसी को भी डाउट नहीं है? कॉपी कर लीजिए। और आप लोग से वही है, नम्र निवेदन यही है कि याद चीजें होनी चाहिए। अभी से याद नहीं है तो फिर मैं कैसे सोच सकता हूँ कि 2 साल के बाद, 1 साल के बाद आपका नीट का में याद रहेगा? तो हमेशा सारी चीजें अपडेट होनी चाहिए। मैं तो तुमको बोला था ना, 6-7 घंटा पढ़ना चाहिए सेल्फ स्टडी। और 6-7 घंटा पढ़ने में 2 घंटा तो क्लासरूम में जो पढ़ाया जा रहा है वो चीजें याद होनी चाहिए। और हर साल कट ऑफ बढ़ रही है, बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, स्टूडेंट बढ़ रहा है।
और आप भी उसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जो बाकी और स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप फील्ड में आ गए हैं तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। मेहनत बहुत करना पड़ता है। क्या कॉपी हो गई? अच्छा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या कॉपी हो गई? अच्छा, जो ग्राम एटॉमिक मास है भाई, क्या इसी को मैं ग्राम एटॉमिक मास बोल सकता हूँ क्या? ग्राम एटॉमिक मास का मतलब एन एटम का मास को ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। कितना आया भाई? 16 आया। लेकिन इसका जो 100% जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है उसको कैसे बोला जाए? अगर आपसे कोई लिखा बोला जाए कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो आप ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो आप बोलिएगा इसकी वैल्यू 16 ग्राम, सिर्फ मत बोलिएगा 16 ग्राम पर मोल बोलिएगा। पर मोल का मतलब होता है कि एक मोल ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम होगा। तो इसका जो करेक्ट 100% जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है बताइए? 16 ग्राम पर मोल। मतलब जो ग्राम एटॉमिक मास का जो यूनिट होगा, ग्राम लिखेंगे तभी भी गलत नहीं है, लेकिन उसका 100% करेक्ट हो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? ग्राम पर मोल। इसका क्या मतलब होगा कि एक मोल ऑक्सीजन एटम का जो मास है वो कितना ग्राम है? 16 ग्राम है। ठीक है, समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट हेडिंग में लिखेंगे ग्राम मोलिकुलर मास। तो जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है मतलब ग्राम एटॉमिक मास का, वो क्या लिखना है बताइए? क्या लिखना है बोलिए? उसका साथ में क्या लिखना है? ग्राम यूनिट। इसलिए मैं शुरुआत में आपको यूनिट लिखाया था, ग्राम पर मोल। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे ग्राम मोलिक्यूलर मास। ग्राम मोलिक्यूलर मास। देखिए भाई, अगर ग्राम एटॉमिक मास समझ में आ गया तो ग्राम मोलिकुलर मास भी सेम है। ग्राम मोलिकुलर मास क्या बोलता है कि जो मॉलिक्यूल का मास है उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उसके साथ में अगर ग्राम लिख लेंगे तो ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा। एक का डेफिनेशन हो गया तो बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। और इसका मतलब हो जाएगा कि वो एन ए मॉलिक्यूल का मास होगा। समझ में आ रही है ना? मतलब एक मोल मॉलिक्यूल का मास ग्राम मोलिकुलर मास कहलाता है। जैसे एग्जांपल से देखें, अगर मैं बोलूं मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, जैसे एग्जांपल से बोला जाए, बताइए O2 एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बताइए? O2 मॉलिक्यूल है तो इसका मास क्या होगा? उसका मास को, मॉलिक्यूल का मास को मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। कितना होगा? क्या हो जाएगा बताइए? 2 इंटू ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, किसमें? AMU। तो ये किसमें हो जाएगा भाई? AMU। तो ये हो जाएगा 32 AMU। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, मोलिकुलर मास ऑफ O2 का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या है भाई? मीन्स मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ O2। एक O2 के मोलिक्यूल का मास 32 AMU है। किसमें है? कितना है भाई? 32 AMU है। तो अगर मैं इसको बोलूं कि इसका ग्राम मोलिक्यूलर, समझिएगा, ग्राम मोलिक्यूलर मास कितना होगा? ग्राम मोलिक्यूलर मास ऑफ O2, तो क्या करना है? 32 न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको आप ग्राम के साथ में लिख दीजिए तो हो जाएगा ग्राम मोलिकुलर मास। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये मास ऑफ Na मोलिक्यूल्स ऑफ O2 है। मतलब Na मोलिक्यूल का जगह में आप क्या भी लिख सकते हैं? एक मोल। ये एक मोल O2 मोलिक्यूल का मास 32 ग्राम होगा। मतलब बताओ, अगर तुम लिख रहा है 32 ग्राम, तो इसमें कितने सारे एटम होंगे? मतलब देखो 6 पॉइंट, देखो हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है O2। इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल है। उसमें एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो 32 AMU होगा। लेकिन मैंने मान लिया है कि इसमें हमारे पास मॉलिक्यूल है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इतने सारे मॉलिक्यूल का जब मास निकालेंगे तो वो आ जाएगा 32 ग्राम। क्या आ जाएगा भाई? 32 ग्राम। समझ पा रहे हैं क्या? 32 ग्राम का मतलब कितने सारे मॉलिक्यूल? 6.02 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23, इतने सारे मॉलिक्यूल होंगे। तुम समझ पा रहे क्या? हाँ ठीक है। अच्छा, इसका भी यूनिट क्या होगा बताइए?
ग्राम पर मोल। तो इनका जो यूनिट होगा होगा ग्राम पर मोल। हमने क्या समझा? ग्राम एटो सबसे पहले देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास समझा, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फिर ग्राम एटॉमिक मास, फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब समझेंगे मोलर मास क्या है, फिर समझेंगे एक्चुअल मास क्या है। ठीक है, कॉपी हो गई क्या? नहीं, क्या हार्ड लग रहा है केमिस्ट्री? भाई बहुत आसान है ना? बार बार पढ़ेंगे बहुत आसान लगेगा। ठीक है, अभी आपको लेजी जैसा बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करना है, क्योंकि आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि केवल मैं पासीघाट में पढ़ रहा हूँ और बहुत सारे और स्टूडेंट होंगे जो 9 घंटा 10 घंटा सेल्फ स्टडी करते हैं। तो अगर 2 घंटा 1 घंटा भी अगर पढ़ाई उनसे आप कम करने लगेंगे तो बहुत पीछे चले जाएंगे। वो आपको अभी नहीं पता चलेगा, जिस दिन रिजल्ट निकलेगा तब पता चल जाएगा। एक भी सेकेंड अपना बर्बाद नहीं करना है। ये सब काउंट होगा लास्ट में आपका जब रिजल्ट निकलेगा। जितना मेहनत करेंगे रिजल्ट उतना ही अच्छा निकलेगा। ठीक है, आप लोग भी ऐसा देख रहे होंगे जिन्होंने ऐसे देखो इस बार 69 बच्चा 720 आउट ऑफ 720 आया। क्या इसका मतलब वो दिन भर घूमते होंगे? नहीं, मतलब 24 आवर्स में 10 आवर्स से कम वो पढ़ाई मतलब सेल्फ स्टडी करते होंगे 10 आवर्स। ठीक है, अगर उनका जैसा आपका नाम करना है पढ़ाई तो जबरदस्त करना पड़ेगा। ठीक है, कॉपी हो गई होगी? हुआ ही नहीं हुई? हो गया। तो अब हम लोग लिखेंगे मोलर मास। क्या लिखेंगे? मोलर मास का भाई यूनिट ग्राम पर मोल होगा। क्या होगा भाई? ग्राम पर मोल। यूनिट क्या होगा? ग्राम पर मोल। अच्छा देखिए, मोलर मास का मतलब होता है एक मोल सब्सटेंस का मास को, एक मोल सब्सटेंस का मास, वो सब्सटेंस एटम भी हो सकता है, वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो आयन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है उसका मैंने एक मोल का जो मास निकाल दिया वही हमारा मोलर मास हो जाता है। मोलर मास का मतलब क्या होता है? एक मोल सब्सटेंस का मास इन ग्राम में, वही कहलाता है मोलर मास। समझ में आ रही है ना? अगर वो सब्सटेंस एटम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक मोल एटम का मास मोलर मास कहलाएगा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि एक मोल एटम का मास को मैंने तो ग्राम एटॉमिक मास बोला था। तो अगर हमारा एटम है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास में क्या है भाई? एटम है। इस एटम का एक मोल एटम का आप क्या निकाल रहे हैं? मास। तो आप उसको क्या भी बोल सकते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोल सकते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। एक मोल एटम का मास को क्या बोला जाता है? ग्राम एटॉमिक मास। अरे भाई एक मोल का मतलब एन एटम। समझ में आ रही है ना? तो अगर हमारे पास में एक मोल एटम है उसका मास को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। तो मोलर मास का डिफिनीशन क्या है? मोलर मास का भी तो डिफिनीशन वही है कि एक मोल सब्सटेंस का मास इन ग्राम मोलर मास कहलाता है। तो इसको क्या भी, एक मोल सब्सटेंस है क्या भाई? हाँ, और ये सब्सटेंस क्या हो गया? एटम हो गया। इसका मतलब कि ग्राम एटॉमिक मास और यहाँ में जो मोलर मास है दोनों आपस में बराबर है। तो या तो एटम के लिए हम लोग बात करें तो मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो पहले हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे कि मोलर मास क्या है। लिख लीजिए, इट रिप्रेजेंट इट रिप्रेजेंट द मास ऑफ it represent the mass of it represent the mass of 1 mole of substance. It represent the mass of 1 mole of substance. It represent the mass of 1 mole of substance in gram. देखिए यहां में मैंने एटम, स्पेसिफिक एटम नहीं बोला। समझ में आ रही है ना भाई? अगर एटम एक मोल एटम है तो उसको ग्राम एटॉमिक मास बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल है तो नाम हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। लेकिन एक मोल कोई भी सब्सटेंस है तो तुम क्या बोल सकता है? मोलर मास बोल सकता है। क्या बोल सकता है? मोलर मास बोल सकता है। देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं मोलर मास बोलते हैं, मोलर मास का मतलब होता है एक मोल। क्या होता है भाई? एक मोल। अगर जैसे अगर हम लोग देखिए यहाँ में मैंने जब भी मोलर मास लिखा तो वहां में एक सब्सटेंस वर्ड यूज किया, और वो सब्सटेंस क्या हो सकता है? मान लो फॉर एटम है, वो सब्सटेंस एटम है। क्या है भाई? एटम है। या वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल है। क्या है भाई? मॉलिक्यूल्स है। या वो सब्सटेंस क्या है भाई? आयंस है। क्या है? आयंस। अब मुझे बताइए, अगर लिखा है एक मोल, मतलब एक मोल कोई भी सब्सटेंस का मास को क्या बोला जाता है? मोलर मास। अब थोड़ा सा ध्यान देना भाई,
क्या यहाँ में जो मोलर मास आई, और आप लोग जानते हैं कि एक मोल एटम का मास को क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। तो यहाँ में मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास का वैल्यू बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ रही है क्या? देखो भाई, एक मोल कोई भी सब्सटेंस का मास को मोलर मास बोलेंगे। अगर वो सब्सटेंस एटम हो जाएगा तो उसको तुम मोलर मास बोल सकता है, अगर एटम है तो क्या भी बोल सकता है, ग्राम एटॉमिक मास। अब बताओ, एक मोल मॉलिक्यूल का मास को क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। लेकिन एक मोल कोई भी सब्सटेंस है तो उसका मास को क्या भी बोला जा सकता है, मोलर मास बोला जा सकता है। तो यहाँ में हम लोग बोल सकते हैं कि जो मोलर मास होगा और ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, दोनों बराबर होगा। समझ में आ रही है क्या? ग्राम मोलिकुलर मास, एक मोल मॉलिक्यूल का मास। लेकिन मोलर लिखा है, मोलर मास का मतलब क्या होता है, एक मोल सब्सटेंस, वो सब्सटेंस एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो आयन भी हो सकता है। समझ में आ रही है क्या? अच्छा बताइए, फॉर आयन, मतलब एक मोल है तो उसको क्या बोला जाएगा, बताइए, मोलर मास, है कि नहीं? लेकिन आयंस के लिए क्या यूज किया जाता है, ग्राम फॉर्मूला मास, इसको शॉर्ट में GFM यूज कर। मतलब एक मोल सब्सटेंस को, एक मोल का सब्सटेंस जो होता है, एक मोल सब्सटेंस का मास को बोला जाता है मोलर मास। अगर वो हमारा आयंस है तो उसको क्या बोला जाएगा, एक मोल आयन का मास को क्या बोलते हैं, ग्राम फॉर्मूला मास। क्या बोलते हैं, ग्राम फॉर्मूला मास। शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, GFM। उसके बाद एक्चुअल मास क्या है, उसके बाद हम लोग का कहानी शुरू होगी क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्लास से तो भाई शुरू हो जाएगा। तो ऐसा सोच रहा होगा कि मैं डेली बोलता हूँ कि नेक्स्ट क्लास से कैलकुलेशन होगा, लेकिन होता नहीं है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। देखिए, एक्चुअल मास या आप क्या बोल सकते हैं, एक्चुअल वेट। देखिए, एक्चुअल मास का मतलब होता है एक एटम का मास। क्या होता है भाई, एक एटम का मास। लेकिन उसका यूनिट फिक्स नहीं है कि वो ग्राम में होगा कि एमयू में होगा। समझ में आ रही है ना? तो उसको बोलते हैं एक्चुअल मास, मतलब एक एटम का मास को एक्चुअल मास बोला जाता है। लिख लीजिए एक लाइन, इट रिप्रेजेंट द मास ऑफ, it represent the mass of, it represent the mass of one atom, it represent the mass of one atom or one molecule, it represent the mass of one atom और one molecule। समझ में आ रही है ना? एक एटम का मास या एक मॉलिक्यूल का मास को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल मास बोलते हैं। क्वेश्चन लिखिए तो आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हो गया ना डिफिनीशन? देखिए क्वेश्चन, द एक्चुअल मास ऑफ, the actual mass of, the actual mass of one molecule of water, the actual mass of one molecule of water is 18 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए 18 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 2.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 18 इंटू Na ग्राम, सी डी में 180 ग्राम। देखिए क्या बोला है, द एक्चुअल मास ऑफ वाटर, है ना, द एक्चुअल मास ऑफ वाटर इज, वाटर का एक्चुअल मास, ध्यान ध्यान दीजिएगा, वाटर क्या है भाई, मॉलिक्यूल है। तो इस मॉलिक्यूल का, इस वाटर का एक मॉलिक्यूल का मास, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि आप थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो आप यहाँ से देखो, तीन ऑप्शन को डायरेक्टली निगलेक्ट कर सकते हैं। बताइए, वाटर का एक मॉलिक्यूल का मास कभी 18 ग्राम हो सकता है क्या? वाटर का एक मॉलिक्यूल का मास कभी 18 ग्राम हो सकता है क्या? बोलो, हो सकता है? 18 ग्राम भाई ये बहुत ज्यादा नहीं है क्या? मॉलिक्यूल दिखाई नहीं देता है, पानी का एक छोटा सा मॉलिक्यूल का मास कभी भी 18 ग्राम नहीं हो सकता। क्या? अच्छा बताइए, 18 इंटू एन है वैल्यू, तो एन का मतलब होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाई 18, वैल्यू तो बहुत ज्यादा हो गई ना, नहीं हो सकता। 180 ग्राम भी नहीं हो सकता, तो हो क्या सकता है, बी। जैसे अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मतलब यहां से आप निगलेक्ट कर सकते थे, लेकिन आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करिएगा। तो बताइए, मास ऑफ वन H2O मॉलिक्यूल, या आप लिख सकते हैं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर का एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है बताइए, एक मॉलिक्यूल का मास
अब बार बार लिखना पड़ेगा, 2 × 1 + 16, 18 AMU हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या 18 AMU हो जाएगा? वाटर का एक मॉलिक्यूल का मास 18 AMU, क्या ऐसा ऑप्शन है? नहीं, नहीं है। क्या 18 AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना जानते हैं क्या? क्या 1.66 × 10⁻20 क्या होता है भाई? 24 होता है ना। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.99 × 10⁻23 ग्राम। ये जो वैल्यू आती है वो आती है 29.9, डेसिमल को लाएंगे 23 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 2.99 × 10⁻23 ग्राम। तो ये वाटर का एक मॉलिक्यूल द एक्चुअल मास ये हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मान लो ऐसा बोलेगा, एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या लिखा जाएगा बताइए? एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन, इसका क्या मतलब है? एक ऑक्सीजन एटम का मास है ना, तो क्या लिखेंगे? 16 AMU, या आप इसको क्या लिख सकते हैं? 16 × 1.66 × 10⁻24 ग्राम। मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। कॉपी हो गई क्या? क्या आप समझ पा रहे हैं क्या ऐसा? ठीक है, तो क्या आगे बढ़ा जाए? ठीक है, एक बार मैं अभी तक जितने भी मास के बारे में पढ़ाया एक क्वेश्चन से आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास में भाई नाइट्रोजन एटम है। कौन सा एटम है? नाइट्रोजन एटम है। अगर मैं बोलूं इस नाइट्रोजन एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा, तो क्या बताएंगे? नाइट्रोजन एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास बोलिए। 14 क्या यूनिट लेस? 14 कोई भी यूनिट नहीं होगी। रिलेटिव एटॉमिक मास कैसी होती है? यूनिट लेस होती है। अगर मैं बोलूंगा कि इसका एटॉमिक मास बताइए, अगर मैं बोल दूंगा इसका एटॉमिक मास बताइए, इसका एटॉमिक मास बताइए कितना हो जाएगा? 14 AMU। अच्छा, एटॉमिक मास का मतलब क्या हो जाएगा? मास ऑफ वन, क्या हो जाएगा भाई? मास ऑफ वन एटम इन AMU। क्या यही होता है एटॉमिक मास? एक एटम का मास AMU में एटॉमिक मास कहलाता है। बोलो क्लियर है क्या भाई? अगर मैं बोलूं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है बताइए? एक ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा? बोलिए जल्दी से आप लोग। अरे भाई इतना पढ़ाने के बाद स्लो दे, क्या ग्राम एटॉमिक मास किसके बराबर होगा? 14 ग्राम पर मोल। क्या हो जाएगा? 14 ग्राम पर मोल। चलिए ठीक है। ग्राम मोलिकुलर, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ Na एटम। ये कितने एटम का मास है? Na एटम का मास है। ठीक है, अगर मैं बोलूं मोलर मास, क्या हो जाएगा बताइए? मोलर मास, मोलर मास क्या होता है भाई? एक मोल एटम का मास। अच्छा बताइए, अगर ये एटम है तो क्या जो मोलर मास है वही ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा? तो क्या इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 ग्राम पर मोल। अगर मैं बोलूं इसका एक्चुअल मास, क्या बोला जाए? एक्चुअल मास बताइए कितना हो जाएगा? 14 AMU या 14 × 1.66 × 10⁻24 ग्राम। क्या आपको समझ में आया? क्या सबके बारे में समझ में आया? क्या अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा यही सब पढ़ा? ठीक है, अगर बताइए भाई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के लिए भी सेम चीज होगा क्या? जैसे N2 लिखा है, क्या लिखा है? N2, तो ये क्या हो जाएगा भाई? मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो इसके लिए रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? कितना? अरे भाई नाइट्रोजन में 14 तो दो, कितना? तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। 28। अच्छा बताओ इसका मैं, अच्छा बताओ, एटम था तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो कौन सा मास? मॉलिक्यूलर मास। बताइए इसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कितना बताइए? 28 AMU। अच्छा बताइए इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना? 28 ग्राम। समझ में आ रही है ना? इसका बताइए मोलर मास, मोलर मास में बोला था कि एक मोल सब्सटेंस का मास, अगर वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल है तो जो मोलर मास होगा वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएगा। कितना बताइए? 28, क्या हो जाएगा भाई? 28 ग्राम पर मोल, 28 ग्राम पर मोल। अच्छा बताइए नेक्स्ट में एक्चुअल मास, क्या इसका एक्चुअल मास भी बता सकते हैं? कितना? 28 × 1.66 × 10⁻24 ग्राम। बोलो क्लियर है क्या?
तो ऐसे अभी तक पढ़ा दिया गया, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आपका जितना भी ये बेसिक बातें थी सब आपको समझ में आ गई ना, कि एक्चुअल मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली भाई। कोई भी स्टूडेंट को कुछ भी दिक्कत है पूछ सकते हैं। एटम का हो गया तो मॉलिक्यूल लिखना जरूरी नहीं है, बस समझ में आ जाएगा, रिलेट कर सकते हैं, है कि नहीं। कॉपी कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्पीड में कॉपी करेंगे। इसके बाद आपको लिखना है कि रिलेशन डेंसिटी, और अगर हमको निकालना है मोल और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, तो लिखिए रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल, रिलेशन बिटवीन number of mole and relation between number of mole and volume of gas, relation between number of mole and volume of gas। देखिए मोल और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, मोल में और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, किसके लिए भाई, गैस के लिए। जब भी मोल और वॉल्यूम का रिलेशन होगा तो उसमें एक इक्वेशन यूज करते हैं जिसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं भाई, आइडियल गैस इक्वेशन। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। हम लोग का एक चैप्टर था स्टेट ऑफ मैटर क्लास 11 में, लेकिन वो टॉपिक डिलीटेड है, तो आपको बस इतना इसका यूज होगा, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, याद रखिएगा। देखिए इसमें v क्या है, वॉल्यूम है, और n क्या है, मोल है। तो वॉल्यूम का रिलेशन मोल के साथ में जब भी आएगा तो ये इक्वेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा, और पीवी इक्वल टू एन आर टी तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो गैस हो। क्या हो भाई, गैस हो। सॉलिड के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, लिक्विड के लिए नहीं यूज कर सकते, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज करेंगे, गैसियस के लिए, गैसेस के लिए यूज करेंगे। वो कोई भी गैस के लिए हम लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा यहाँ में कुछ टर्म्स है, देखिए पी क्या है हमारा, यहाँ में देखेंगे तो पी हमारा क्या हो जाएगा भाई, पी प्रेशर हो जाएगा। तो यहाँ में जो हमारा पी होगा वो प्रेशर है। तो यहाँ में देखिए पी हमारा यहाँ में क्या होगा, प्रेशर होगा, और ये प्रेशर किस में होगा, एटीएम में होगा। किस में होगा भाई, एटीएम में। और वी हमारा क्या है, वॉल्यूम है, और वॉल्यूम किस में होगा, लीटर में होगा। और एन क्या है भाई, एन हमारा है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, गैस के मोल। और मोल का तो यूनिट MOL ही होता है, आपको मालूम है कि नहीं। और यहाँ में आर हो गया, क्या हो गया भाई, आर। तो देखिए आर का जो आर जो होता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आर की ये यूनिट कहाँ से आ गई, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आर का यूनिट कहाँ से आ गया, ये यहाँ से देखिए। अगर मैं बात करूं, देखिए आप लोग इधर से भाई जल्दी से, जैसे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, तो बताइए पीवी इक्वल टू एनआरटी है तो आर को क्या लिखा जा सकता है, बताइए आर को, बताइए यहाँ से आर को, जस्ट आपको बताने के लिए कि आर का जो ये यूनिट लीटर एटीएम पर मोल केल्विन कहाँ से आया, तो बताइए आर को क्या लिखा जा सकता है, पीवी डिवाइडेड बाई क्या, एन टी। लिख सकते हैं क्या, एन टी डिवाइड कर देंगे तो पीवी डिवाइडेड बाई एन टी आर हो जाएगा। मतलब जो पीवी डिवाइडेड बाई एन टी का जो यूनिट होगा वही आर का यूनिट होगा। अरे भाई बोलिए, बताओ प्रेशर का यूनिट किस में होगा, एटीएम। अभी मैं बोला था प्रेशर को किस में लेना है, एटीएम। वॉल्यूम को किस में लेंगे, लीटर। तो बताओ क्या हमारा लीटर इंटू एटीएम ऊपर हो गया कि नहीं हो गया। और बताइए नीचे में एन, एन इज द मोल, मोल का यूनिट तो MOL। अभी देखो टेम्परेचर, टेम्परेचर को केल्विन में लेना है, किस में लेना है, केल्विन में। आप मुझे बताइए आर का जो यूनिट आएगा वही आएगा लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। क्या आ जाएगा, लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। याद रखने वाली बात यह है कि टी क्या है हमारा, टेम्परेचर है, लेकिन इसको किस में रखेंगे, केल्विन। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। फिर यहाँ में देखिए, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, कॉपी करते रहेंगे भाई।
ठीक है, अब हम लोग को दो टर्म पढ़ना है भाई, एक तो एसटीपी पढ़ना है और एक एनटीपी पढ़ना है। एक पढ़ना है एसटीपी और दूसरा पढ़ना है एनटीपी। तो बताइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसटीपी और एनटीपी क्या है। ठीक है, समझ में आ रही है ना? तो देखिए एनटीपी, एनटीपी, एनटीपी को बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। क्या बोलते हैं भाई? नॉर्मल, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इस केस में बताइए हमारा जो टेम्परेचर होता है वो होता है 273.15 केल्विन और प्रेशर होता है 1 एटीएम। प्रेशर कितना होता है? 1 एटीएम। टेम्परेचर कितना होता है? 273.15 केल्विन। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं एसटीपी की, किसकी बात करते हैं भाई? एसटीपी की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं एसटीपी की तो देखिए इसमें एसटीपी के मतलब क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्या हो जाएगा भाई? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रही है? एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा बताइए इस एसटीपी पे हमारा जो टेम्परेचर होता है वो 273.15 केल्विन होता है। प्रेशर एक बार होता है। प्रेशर कितना बार होता है भाई? 1 बार होता है। तो एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, तो आप कॉपी कर लीजिए एसटीपी और एनटीपी। ठीक है, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अच्छा आप मुझे बताइए एसटीपी और एनटीपी में क्या आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दे रही है क्या? एसटीपी और एनटीपी दोनों एक जैसा है कि दोनों अलग अलग टर्म है? क्या दोनों एक है या अलग अलग है? अलग अलग है भाई। क्या एसटीपी और एनटीपी में क्या सेम है बताइए? टेम्परेचर सेम है लेकिन प्रेशर दोनों का सेम नहीं है। इसका प्रेशर 1 एटीएम, इसका प्रेशर 1 बार। क्या बताइए 1 एटीएम में कितना बार होता है? 1 एटीएम में कितना बार? देख, इसलिए मुझे मजा नहीं आ रहा है। 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 बार होता है कि नहीं होता है भाई? क्या 1 एटीएम में इतना बार होता है कि नहीं होता है? अच्छा आप मुझे बताइए क्या 1.013 को हम लोग कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम लोग 1 एटीएम और 1 बार को सेम ले लेते हैं लेकिन दोनों सेम नहीं है? क्या समझ में आ रही है ना? जब भी कैलकुलेशन पर्पस के लिए जब भी मान लो कहीं भी लिखा है एसटीपी और कहीं भी लिखा है एनटीपी तो प्रेशर को हमेशा 1 एटीएम मानना है। तो फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, जब भी न्यूमेरिकल पर्पस के लिए ध्यान से सुनिए, एस टी पी लिखा है या एन टी पी लिखा है उस केस में आपको टेम्परेचर 273 केल्विन लेना है और प्रेशर 1 एटीएम लेना है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है लेकिन कैलकुलेशन में 1 एसटीपी और 1 एनटीपी दोनों आपस में क्या हो जाएगी भाई? बराबर हो जाएगी। क्या एसटीपी एनटीपी में तो टेम्परेचर सेम ही रहता है? क्या सेम रहता है? टेम्परेचर। क्या चेंज हो जाता है? प्रेशर। प्रेशर यहाँ में 1 एटीएम और यहाँ में प्रेशर 1 बार। दोनों अलग अलग यूनिट है भाई, है कि नहीं? मतलब दोनों प्रेशर का यूनिट है लेकिन दोनों की वैल्यू अलग अलग है। 1 एटीएम में इतना प्रेशर हो जाता है, इतना प्रेशर 1 एटीएम में होता है। लेकिन जब भी हमको कैलकुलेशन करना है तो दोनों को क्या करना है? सेम मानते हुए चलना है। नहीं तो आप उसके लिए 1.013 करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो सकता है कि नहीं? इसलिए जहां भी कैलकुलेशन में एसटीपी और एनटीपी दिया है टेम्परेचर क्या लेंगे? 273 केल्विन और प्रेशर कितना लेंगे? 1 एटीएम। तुम फिर सोच रहा होगा यहाँ में तो आपने 1 पॉइंट लिखा था। भाई कैलकुलेशन तो डेसिमल में ज्यादा फर्क तो नहीं आएगा, इसलिए कैलकुलेशन आसान के लिए 273 और 1 एटीएम यूज करना है, अप्रोक्सीमेटली ऐसा यूज करना है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी या एनटीपी। अच्छा बताइए जब भी 1 मोल गैस का क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। कहाँ पे निकालना है? एसटीपी और एनटीपी पे। तो बताइए टेम्परेचर को क्या डाला जाएगा कैलकुलेशन पर्पस के लिए? क्या एसटीपी और एनटीपी दोनों सेम है? और सेम है तो टेम्परेचर कितना? 273 केल्विन और प्रेशर कितना? 180। तो बताइए अगर हमको रिलेशन चाहिए क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है
और 1 मोल दिया है, वॉल्यूम निकालना है गैस का, तो कौन सा इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू, बोलिए कितना, हाँ पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर मैं प्रेशर को कितना डालूं भाई, प्रेशर को 1 एटीएम, और वॉल्यूम तो निकालना है, और मोल हमारा कितना है 1, और आर की वैल्यू 0.0832, 0.083 0.0821 उसके बाद टेम्परेचर कितना होगा 273, कैलकुलेट करके निकालेंगे तो वॉल्यूम आएगा 22.4 लीटर। ये जो 22.4 लीटर आ रहा है वो कितने मोल गैस का वॉल्यूम है भाई, 1 मोल गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी वैल्यू कितनी होती है 22.4 लीटर। कोई भी गैस अगर उसका हम लोग 1 मोल ले लें, कोई भी 1 मोल एनी गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी वैल्यू होती है 22.4 लीटर, याद रखिएगा। तो लिखिए नोट में, लिखिए भाई नोट, लिखिए 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी या एनटीपी, एसटीपी और एनटीपी occupies 22.4 लीटर। और अच्छा बताइए, अगर लीटर को अगर हम लोग एमएल में कन्वर्ट करें तो 1 लीटर में कितना एमएल 1000, अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा भाई 22400 ml। तो कोई भी गैस का वॉल्यूम, अगर मान लो कोई भी हमारा 1 मोल कोई भी गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी कितनी होती है 22.4 लीटर या 22400 ml। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? नहीं है तो एक नया टर्म लिखेंगे, एटॉमिसिटी क्या होती है। देखिए एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है एटॉमिसिटी बोला जाता है। तो लिख लीजिए द टोटल नंबर ऑफ एटम, द टोटल नंबर ऑफ एटम, द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन, the total number of atom present in one molecule, the total number of atom present in one molecule is known as atomicity। the total number of atom present in one molecule is known as atomicity। जैसे कि भाई ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो यहाँ में लिखा है एटोमिसिटी, ठीक है, आप बताइए अगर यहाँ में लिखा है O2 मॉलिक्यूल है तो इसमें कितने एटम है बताइए, 2 एटम है, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी 2, और एटॉमिसिटी 2 तो इसको बोलते हैं डाई एटॉमिक, है ना। जैसे O3 तो एटॉमिसिटी 3 तो क्या बोला जाएगा ट्राई एटॉमिक। समझ में आ रही है ना भाई। NH3 कितना एटम, NH3 में कितने एटम 4, हाइड्रोजन के 3 एटम, नाइट्रोजन के 1 एटम, 4 एटम, ठीक है समझ में आ रही है ना भाई। उसी तरह H2SO4 में कितने एटम 7 एटम, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऑक्सीजन के 4, सल्फर के 1, 5, हाइड्रोजन के 2, तो टोटल नंबर ऑफ एटम 7 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल में जो टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होता है वही एटॉमिसिटी होती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टडी में लिखेंगे वेज टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। अब यहां से हमारा टॉपिक शुरू हो रही है, नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करने के लिए वेज। क्या पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा? लिखिए वेज टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, ways to calculate the number of mole, नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करने का वेज, ठीक है समझ में आ रही है ना। अच्छा आप मुझे बताइए अगर लिखा है 1 मोल, क्या लिखा है भाई 1 मोल, तो बताइए 1 मोल में कितने सारे पार्टिकल होंगे या कितने सारे एंटिटीज होंगे बताइए। 1 मोल का मतलब क्या 6.023, या आप क्या लिख सकते हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 23
इतना सारा हमारे पास में क्या होगा भाई, पार्टिकल होगा। पार्टिकल होगा कि नहीं होगा, या Na पार्टिकल होगा। एक मोल का मतलब इतना सारा पार्टिकल। अच्छा बताओ, एक मोल का जो मास होगा उसको क्या बोला जाता है? 1 मोल हैज मास इक्वल टू मोलर मास। बताइए, एक मोल का मास को ही तो मोलर मास बोला जाता है। ठीक है, तीसरा, 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी या एनटीपी occupies 22.4 लीटर, है ना, और 22400 ml। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा एसटीपी और एक मोल में इतना, अभी क्या होगा ना कि यही मोल का रिलेशन, पार्टिकल में मोल का रिलेशन, मास में मोल का रिलेशन और वॉल्यूम में मोल का रिलेशन क्या होता है। लेकिन याद रखिएगा, एक मोल बोला है तो ये तीनों पिक्चर आपका दिमाग में क्लियर होना चाहिए। एक मोल का मतलब क्या होता है कि उसका मास किसके इक्वल होगा, उसके मोलर मास के इक्वल होगा। मोलर मास का मतलब होता है एक मोल सब्सटेंस का मास, है कि नहीं। और एक मोल गैस एसटीपी और एनटीपी पे कितनी वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है भाई, 22.4 लीटर। और एक मोल में कितने सारे पार्टिकल हो सकते हैं या कितने सारे एंटिटीज हो सकती हैं, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। क्या कॉपी हो गया? तो इसमें देखिए 3, क्या मैं आगे बढ़ूं? चलिए, पहला, क्या कॉपी हो गया था क्या? हो गया था, ठीक है। तो इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज गिवन, तो मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर हमारे पास में क्या गिवन है बताइए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है। इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है तो क्या हो जाएगा? तो यहां में हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाई Na। तो क्या निकल जाएगा हमारा? मोल। समझ में आ रही है ना, मतलब जो मॉलिक्यूल गिवन है उसको Na से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल सकता है? मोल। समझ में आ रही है ना भाई? इसको थोड़ा सा यूनिटरी मेथड से समझते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, मान लीजिए, हम लोग मान लेते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है हमारा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो गिवन है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो गिवन है, वो कितना गिवन है? एक्स। एक्स एक नंबर है जो मॉलिक्यूल गिवन होगा, ठीक है, समझ में आ रही है ना। तो देखिए, अब बताइए, एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो जाता है? Na मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? एक मोल। Na मॉलिक्यूल का मतलब Na 1 मोल बोल सकता हूँ क्या मैं? क्या आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि बताओ यहाँ में कितने मॉलिक्यूल आपके पास गिवन है? एक्स। तो अगर मान लो हमको मोल निकालना है तो क्या मैं एक्स बाई Na लिख सकता था? क्या निकालना है तो क्या मैं लिख सकता हूँ एक्स बाई Na? अब यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए, मतलब क्या हो जाएगा कि Na मॉलिक्यूल का मतलब एक मोल। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर Na मॉलिक्यूल का मतलब एक मोल है तो एक मॉलिक्यूल का मतलब 1/Na मोल हो जाएगा। तो अगर एक मॉलिक्यूल में 1/Na मोल है तो एक्स गिवन, कितना मॉलिक्यूल गिवन था? एक्स। तो एक्स मॉलिक्यूल में, बताओ एक्स मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा? एक्स इंटू 1/Na मोल, या हम लोग बोल सकते हैं x/Na मोल, है कि नहीं। तो बताइए, वही तो लिखा गया है ना भाई, एक्स बाई, अगर हमको क्या नहीं, एक्स मॉलिक्यूल में कितने मोल प्रेजेंट होंगे? x/Na। तो अगर आपको इसको यूनिटरी मेथड में देखो, नंबर ऑफ स्टेप ज्यादा लग रहा है, इसी को शॉर्ट में एक फॉर्मूला बना दिया गया कि अगर आपको मोल निकालना है तो जो गिवन मॉलिक्यूल होगा उसको Na से डिवाइड कर दीजिए। जो गिवन मॉलिक्यूल है उसको किससे डिवाइड कर देंगे? Na से। तो क्या निकल जाएगा? मोल निकल जाएगा, बी। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। दूसरा, मास इज इफ मास इज गिवन इन ग्राम। मास गिवन है किसमें भाई? ग्राम में। तो मोल इज इक्वल टू क्या होगा? मास डिवाइडेड बाई
मोलर मास। मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, अगर मास हमारा ग्राम में गिवन है तो मोल क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ रहा था। यहाँ में थर्ड में कॉपी हो गया था ना, वो कॉपी नहीं करने से भी चलेगा। सी में देखिए, अगर इफ वॉल्यूम इज गिवन एट एसटीपी या एनटीपी, अगर हमारा वॉल्यूम क्या है, गिवन है, और वॉल्यूम देख लेना लीटर में गिवन है कि एमएल में गिवन है, उसका अकॉर्डिंग ना। तो अगर वॉल्यूम इज गिवन इन लीटर, मान लीजिए अगर हमारा वॉल्यूम किस में गिवन है, वॉल्यूम अगर हमारा मान लीजिए लीटर में गिवन है, गिवन वॉल्यूम इज गिवन लीटर में है एट एसटीपी और एनटीपी, तो मोल कैसे निकालेंगे बताइए, मोल कैसे निकालेंगे बताइए, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई क्या, 22.4, और ये गिवन वॉल्यूम किसमें है, लीटर में। अगर वो ऊपर वाला एमएल में होगा तो नीचे वाला क्या वैल्यू डालना था, 22400 ml। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर एसटीपी और एनटीपी नहीं दिया है, ठीक है, एसटीपी और एनटीपी देगा तभी मोल निकालने का ये फॉर्मूला है कि उसको किससे डिवाइड करना है, 22.4 से। अगर इफ कंडीशन अदर देन एसटीपी और एनटीपी, अगर कंडीशन हमारा एसटीपी और एनटीपी पे नहीं है तो उस केस में आपको क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीवी डिवाइड बाई आर टी। टेम्परेचर दे देगा 60 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कर दो। प्रेशर दे देगा 5 एटीएम, तो वो एसटीपी का तो कंडीशन नहीं ना है, तो उस केस में आपको मोल निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। बोलो क्लियर है क्या, क्या 5 मिनट और पड़िए उसके बाद छुट्टी हो जाएगा, चलो नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कॉपी हो गया क्या, जल्दी जल्दी, बस 5 मिनट, कॉपी हो गया, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको बता भी रहा था कि एसटीपी और एनटीपी में, क्या एसटीपी और एनटीपी में डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है। एसटीपी एनटीपी में प्रेशर एटीएम में लिया जाता है, एसटीपी में प्रेशर बार में लिया जाता है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम लोग एसटीपी और एनटीपी को लगभग इक्वल मान लेते हैं। अगर भाई देखो, अगर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को सॉल्व किया जाए, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एनटीपी और एट एसटीपी 22.4 लीटर, 22.7। तो देखिए, एसटीपी पे वॉल्यूम अगर मैं उसकी वैल्यू को एग्जैक्ट कैलकुलेट किया होता तो एसटीपी पे वॉल्यूम कितना आ जाता है एक मोल गैस का, 22.7, लेकिन कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम लोग दोनों को 22.4 ही मान के चलना है। समझ में आ रही है ना भाई, समझ रहे हैं? मैं ये बोल रहा था कि अगर मान लो हम लोग जो एनटीपी में प्रेशर 1 एटीएम यूज कर रहे थे और इसमें एक बार यूज कर रहे थे, है ना, तो जब उसका वैल्यू को एक एटीएम में कितना बार होता है, 1.013 बार होता है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को पुट करके निकालेंगे तो वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 22.7 लीटर आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन के लिए जहां भी एसटीपी और एनटीपी लिखा है, वैल्यू हमेशा 22.4 लीटर लिखना है। समझ में आ रही है? जल्दी से हम लोग एक और पढ़ लेते हैं, छुट्टी करते हैं। बोलो क्लियर है क्या? अगर हमारे पास में मोल गिवन है ना, मोल गिवन है, तो एटम कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें, उसके बाद छुट्टी हो जाएगा। ये धीरे धीरे जो घड़ी की जो सुई है ना, उसको 12 तक पहुंचाना है। अभी तो 2:30 हो रही है ना, हाँ धीरे धीरे हो जाएगा। अभी पहला जून जुलाई में तो ऑटोमेटिक 3 बजे छुट्टी होता है, ठीक है। अभी पहला शुरू शुरू है, आप लोग अभी इतना आदत नहीं है, हो जाता है, ठीक है। कॉपी हो गई क्या? ठीक है, देखिए, इफ मोल इज गिवन, क्या गिवन होगा भाई, मोल इज गिवन। इफ मोल इज गिवन होगा तो हमको निकालना है पहला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मोल गिवन है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे,
मोल इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, मॉलिक्यूल डिवाइड बाई एन ए, मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूल डिवाइड बाई एन ए, तो मोल मल्टीप्लाई बाई एन ए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल जाएगा कि नहीं। तो बताइए क्या लिखा जाए, मोल मल्टीप्लाई बाई एन ए। तुम लोग नहीं समझा, इधर देखो भाई, भाई इधर देखो, अगर हमारे पास में मोल गिवन है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, तो क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या होता है, दोनों तरीके से याद होना चाहिए, मोल मल्टीप्लाई बाई एन ए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोल मल्टीप्लाई बाई एन ए। अगर मास निकालना है, मास निकालना है, मोल गिवन है, तो बताइए मोल इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास, तो मोल मल्टीप्लाई बाई मोलर मास क्या हो जाएगा, मास। तो बोलिए क्या लिखा जाए, मोल मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। चलिए सी, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी या एनटीपी। बताइए वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, तो बताइए क्या होता है, गिवन वॉल्यूम एसटीपी और एनटीपी पे वॉल्यूम निकालना है, तो गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 होता है, मोल इज इक्वल टू, तो मोल मल्टीप्लाई बाई 22.4 क्या हो जाएगा, मोल मल्टीप्लाई बाई 22.4, और ये क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा एट एसटीपी और एनटीपी पे। बोलो क्लियर है क्या। अच्छा अगर हमको टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना है, क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एटम। अच्छा देखिए, अच्छा थोड़ा सा ध्यान दो भाई, एन मल्टीप्लाई बाई एन ए से क्या निकल जाता है, मॉलिक्यूल ना निकल जाता है। अरे भाई एन इंटू एन ए क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब उसमें देख लेंगे कि उस मॉलिक्यूल में कितना एटम है। भाई एक मॉलिक्यूल में जितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होता है उसी को ना एटॉमिसिटी बोलते हैं। तो अगर मोल मल्टीप्लाई बाई एन ए को एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ एटम। क्या निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम। नेक्स्ट क्लास में तो याद बिल्कुल भी होना चाहिए। और एक क्लास ई देखिए, हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ, जैसे H2SO4 में, अब देखो पहले ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एन मल्टीप्लाई बाई एन ए क्या निकल गया, मॉलिक्यूल। अब देखेंगे कि उस मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। अगर मान लो ध्यान दीजिए, एन इंटू एन ए से तो मॉलिक्यूल निकल गया ना, और उस मॉलिक्यूल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। या हम लोग उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोटॉन निकालना है तो प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रही है ना, तो निकल जाएगा हमारा। कॉपी कर लीजिए, इन वन पार्टिकल। समझ में आ रही है, कॉपी कर लीजिए। क्या 3 क्वेश्चन है, करा दूं क्या, बेसिक बेसिक क्वेश्चन। कोई बात नहीं, हार बिल्कुल भी नहीं मानना है, 3 क्वेश्चन करेंगे। बस आज की क्लास में यहीं तक सोच के आया था कि यहाँ तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, मेरा टारगेट अगर कंप्लीट नहीं होगा तो ठीक है। तो लिखेंगे भाई, एक क्वेश्चन लिखे, जितना भी लिखाया गया है उसको आपको याद करना है। देखिए एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, पेन का तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1, 3 क्वेश्चन कराऊंगा, 3 से ज्यादा नहीं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन, the number of molecule present in 2 mole of CO2, 2 mole of CO2। अच्छा बताइए क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या दिया है, 2 मोल, मोल दिया है, मॉलिक्यूल निकालना है, मोल दिया है और क्या निकालना है, मॉलिक्यूल। तो मोल मल्टीप्लाई बाई एन, क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो लिखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, मोल मल्टीप्लाई बाई एन ए, और मोल दिया था 2 इंटू एन ए। तो इसके करेक्ट आंसर कितने हो जाएंगे भाई, 2 एन ए। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 2 एन ए। क्या आपको समझ में आ रही है। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, कल मैं सबसे पहले आपको पूछूंगा, शुरू से लेके अभी तक जो पढ़ाया गया वो पूरा याद होना चाहिए, तब नेक्स्ट क्लास में आना है।
ठीक है, कॉपी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 भाई लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन फॉलोइंग केस। फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन फॉलोइंग केसेस। फाइंड द नंबर ऑफ मोल, फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन फॉलोइंग केस। पहला में लिखेंगे 88 ग्राम of CO2, 3.011 into 10 की पावर 23 molecules of CO2। 3 में दिया गया है 44.8 लीटर of CO2 गैस at NTP। देखिए तीनों में क्या निकालना है, क्या निकालना है भाई, मोल। क्या निकालना है, मोल। अच्छा चलिए बताइए CO2 का मास कितना होता है भाई, CO2 का मास कितना, 44। अच्छा बताइए क्या आपको मोल निकालना है, मास गिवन है, क्या मोल निकालना है, मास गिवन है, तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। और CO2 का मोलर मास 44 ग्राम पर मोल। और भाई 44 ग्राम पर मोल, तुम लोग भूल रहे क्या, CO2 मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का मास क्या होता है 44 AMU। लेकिन उसको अगर हम लोग उस न्यूमेरिकल वैल्यू को ग्राम से चेंज करेंगे तो हो जाएगा ग्राम मोलिकुलर मास। और ग्राम मोलिकुलर मास का मतलब होता है 1 मोल मॉलिक्यूल का मास। और 1 मोल मॉलिक्यूल का मास को या 1 मोल किसी का भी मास को क्या बोलते हैं, मोलर मास। समझ में आ रही है क्या, तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोल इज इक्वल टू मास बाई मोलिकुलर मास। मास कितना है 88, अब मोलिकुलर मास कितना है 44, कट जाएगा वैल्यू कितनी आएगी 2, तो मोल कितनी आ जाएगी 2। समझ में आया नहीं आया बोलिए। CO2 का देखिए, CO2 का कार्बन का होता है 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का 16, कैलकुलेट करेंगे आएगा 44। बोलो क्लियर है क्या। अच्छा इसमें मोल निकालना है क्या, अच्छा ये बताओ क्या गिवन है, इतना क्या है उस मॉलिक्यूल को किससे डिवाइड किया जाए, Na से डिवाइड किया जाए, तो बताओ क्या लिख सकते हैं 3.011 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाई Na क्या होता है 6.022 इंटू 10 की पावर क्या होता है 23। तो ये इससे 2 टाइम्स में कट जाएगा, 23 से 23 1/2 0.5 मोल। समझ में आ रही है। अगर उसी प्रकार यहाँ में देखिए क्या ये वॉल्यूम बताओ एसटीपी और एनटीपी पे दिया है, क्या दिया है, तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई बताइए क्या 22.4, वैल्यू कितना टाइम में 2 टाइम। कितना आसान क्वेश्चन है। एक और लास्ट क्वेश्चन करिए, बस मैं 3 बोला था ना, 2 हो गया, एक और लास्ट। क्या आप लोगों के दिमाग में कुछ ख्याल तो मेरे प्रति नहीं चल रहा है क्योंकि बस ये लास्ट क्वेश्चन लिखा दूंगा उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। क्योंकि लास्ट क्लास मैं ही ले रहा हूँ है ना, तो ऐसा ख्याल चलेगा तो मैं बीच में आ जाऊंगा, ठीक है। तो लिखिए भाई ये क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 224 ml 224 ml of CO2 gas, of CO2 gas at NTP। देखिए यहाँ में क्या क्या करना है बताइए, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्या निकालना है मॉलिक्यूल, क्या गिवन है वॉल्यूम, क्या गिवन है वॉल्यूम, वॉल्यूम किस पे गिवन है एसटीपी। तो भाई ध्यान दीजिएगा, पहले इधर सुनो, क्या तुमको क्या निकालना है जल्दी से बोलो भाई, मॉलिक्यूल, क्या निकालना है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला मोल मल्टीप्लाई बाई Na, मोल मल्टीप्लाई बाई Na। क्या मोल मालूम है नहीं, लेकिन तुमको क्या दिया है वॉल्यूम, वॉल्यूम किस पे दिया है एसटीपी पे दिया है। क्या अगर वॉल्यूम एसटीपी पे गिवन है तो क्या हम लोग मोल निकाल सकते हैं क्या, क्या करता है किससे डिवाइड करना है 22.4 लीटर। लेकिन अगर वॉल्यूम हमारा ml में दिया है तो नीचे क्या लिखना है 22400 ml। क्या वहां से तुम मोल निकालेगा, जो मोल आएगा उसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉलिक्यूल निकल जाएगा कि नहीं। चलो आज के लिए इतने, इसको सॉल्व करना है, आंसर आना चाहिए Na/100, क्या आना चाहिए Na/100। तो ये अभी बेसिक क्लासेस हैं, अब कल से आपका न्यूमेरिकल शुरू हो जाएगा।